वेलकम गाइस। तो आज की मूवी का नाम है द कॉन्जरिंग लास्ट राइट, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। और इसकी शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1964 से। और ये वो टाइम था जब वॉरेन कपल ने अपने करियर की शुरुआत ही की थी। इनका नाम एड और लोरेन होता है, यानी कि इन्होंने एक्सोर्सिज्म करना अभी शुरू ही किया है। इसके बाद में एक एंटीक शॉप दिखाई जाती है, जो कि असल में एक बूढ़े आदमी की थी, जो कि अपनी बेटी के साथ रहता था। एंटीक शॉप वो शॉप होती है जिसमें पुरानी चीजों को संभाल कर रखा जाता है। आदमी की बेटी का नाम विक्टोरिया होता है और वो आज रात अपने स्टोर पर एडो लॉरेंस को बुलाती है। उन्हें बताती है कि मुझे मेरे पापा के स्टोर पर किसी के होने का एहसास होता है, जो कि मुझे दिखाई नहीं देता। यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि लॉरेन और एड का ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी का पहला केस होता है। अब वहाँ पहुंचकर ये दोनों विक्टोरिया से पूरी बात पता करते हैं। विक्टोरिया बताती है कि मेरे फादर इस एंटीक शॉप को चलाते थे और उन्हें यहाँ अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती थी। शुरुआत में तो मैं उनकी बात पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन फिर एक दिन मेरे डैड ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया और इसके बाद मुझे भी अब इस शॉप पर अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती है। विक्टोरिया की ये बातें सुनकर अब एड और लॉरेन अपनी इन्वेस्टिगेशन को वहाँ पर शुरू करते हैं। विक्टोरिया ने बताया था कि उसे स्टोर रूम से किसी की आवाज़ आती है, तो ये सुनकर एड और लॉरेंस सबसे पहले स्टोर रूम में ही जाते हैं। वहाँ जाकर लॉरेंस देखती है कि स्टोर रूम में एक पुराना शीशा रखा हुआ है और ये कोई आम मिरर नहीं था। इसके ऊपर ह्यूमन फेसेस बने हुए थे और ये देखने में काफ़ी डरावना लग रहा था। जब इसके सामने जाकर लॉरेंस खड़ी होती है और इसे टच करती है, तो उस शीशे पर एक दरार बन गई थी और साथ ही वहाँ पर लॉरेंस को अपने फ्यूचर की कुछ क्लिप्स दिखती है और उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कोई इविल एंटिटी मौजूद है। इसके बाद वो इविल एंटिटी लॉरेंस के पेट में जो बच्चा होता है उसको मार कर देती है, क्योंकि उस टाइम पे लॉरेंस प्रेग्नेंट थी। अब वो इविल चीज़ जो कोई भी था, उसने लॉरेन के पेट में जो बच्चा था उसे मार कर दिया था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब ये एंटिटी लॉरेन के बच्चे के पीछे ज़रूर आने वाली है। इसके बर्थ के पहले से ही उस एंटिटी ने इसे चूज कर लिया है। जैसा कि उस इविल एंटिटी ने लॉरेन के बच्चे को मार कर दिया था, तो इसी के साथ लॉरेन के पेट में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है और ये उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर एड भी आता है। हमें पता लगता है कि लॉरेन की अर्जेंट डिलीवरी होने वाली है। एड उसे लेकर हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद सबको पता लगता है कि लॉरेन को एक बेटी हुई है, लेकिन उसकी बेटी मरी हुई थी। इसके बाद बेटी को हाथ में लेकर लॉरेन भगवान से प्रे करना शुरू करती है और जैसे ही वो प्रे करती है, उसके 1 मिनट बाद उसकी बेटी जिंदा हो जाती है। एड और लॉरेन अपनी बेटी को सही सलामत देखकर काफी खुश होते हैं। अपनी बच्ची को लेकर वो दोनों अपने घर आ जाते हैं और रही बात उनके पहले केस की, तो इस केस को वो वहीं पर छोड़ देते हैं कि इन दोनों का मानना था कि अगर इन दोनों ने इस केस को कंटिन्यू रखा तो इससे इनकी फैमिली पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। एड और लॉरेन दोनों मिलकर अपनी बेटी का नाम जूडी रखते हैं और वो जूडी को इन सभी केसेस से दूर ही रखते हैं। अब धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। जूडी भी अब बड़ी हो रही थी और इसी के साथ एड और लॉरेन दोनों मिलकर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लगभग 1000 केसेस को सोल्व कर लेते हैं। और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं साल 1986 में, जहां हमें यूएस के पेंसिल्वेनिया शहर में एक फैमिली दिखाई जाती है जिसका नाम होता है स्मर्ल फैमिली। ये फैमिली मूवी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे की कहानी इसी फैमिली से जुड़ी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं इस फैमिली में एक कपल होता है जिसका नाम जैक और जेनेट था। ये कई बच्चे भी होते हैं और ये टोटल 8 फैमिली मेंबर होते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जैक और जेनेट ने अपना नया घर यहाँ पर पेंसिल्वेनिया शहर में शिफ्ट किया था, जो कि काफ़ी डरावना दिखता था। और इसके बाद हमें ये भी पता लगता है कि उन्होंने यहाँ पर शिफ्ट इसीलिए किया था क्योंकि ये घर, इतना बड़ा घर, उन्हें बहुत ही सस्ते दामों में मिल गया था, जैसा कि हर हॉरर मूवी का प्लॉट होता है। अब आगे कहानी में हम देखते हैं हर फैमिली अपने नए घर में शिफ्ट हो गई थी। फैमिली में जैक और जेनेट कपल था, उसकी 4 बेटियां थी और साथ ही जैक के मॉम डैड भी उनके साथ ही रहते थे। अब हमें पता लगता है कि आज जैक की एक बेटी का बर्थडे होता है और उसके बर्थडे पर जैक के फादर उसे वही गिफ्ट देते हैं जो कि वो मिरर था जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। और ये वही मिरर होता है
क्योंकि इसके ऊपर वो क्रैक भी था और साथ ही इसके ऊपर वो ह्यूमन फेसेस भी बने हुए थे। बर्थडे केक कट किया जाता है, उसके ऊपर जो कैंडल लगी थी वो उस लड़की के फूंक मारने से पहले ही बुझ जाती हैं और इसके बाद छत का कोई हिस्सा टूटकर उस लड़की के ऊपर गिरता है, जिससे बर्थडे गर्ल को चोट लग गई थी। और ये चीज़ें नॉर्मल नहीं थी। हमें पता लगता है कि इस घर के अंदर जो इवल स्पिरिट होती है वो कहीं ना कहीं इन सबको मैसेज देने का ट्राई कर रही थी कि अब तुम सब खतरे में हो। के साथ स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। मतलब कि स्मर्ल फैमिली की ये जो स्टोरी थी ये कोई फेक स्टोरी नहीं थी, बल्कि एक सच्ची घटना थी, रियल लाइफ स्टोरी थी। और इसी के साथ हमें ये भी पता लगता है कि ये केस आखिर में लॉरेन और एड के पास जाने वाला है और ये केस उनके करियर का सबसे खतरनाक केस होने वाला था, क्योंकि इस केस के बाद उनका करियर भी ख़त्म हो जाता है, साथ ही उनकी फैमिली पर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। घर के फैमिली मेंबर्स के साथ अजीबोगरीब चीज़ें होना शुरू हो जाती है। जैसे कि एक दिन जेनेट फ़ोन पर बात कर रही थी तो उसे महसूस हुआ कि पीछे से कोई उसकी वायर छीन रहा है। स्टार्टिंग में तो उसको लगा कि उसकी शायद कोई बेटी होगी जो उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी चारों बेटियां तो दूसरे कमरे में उससे काफ़ी दूर है तो वो बहुत डर गई। सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैक और जेनेट की जो छोटे वाली बेटी थी वो असल में ट्विन सिस्टर्स थी और वो दोनों अपने कमरे में खेल रही थी तो अचानक से उनकी डोल हवा में उड़ने लगती है। वो दोनों काफ़ी डर जाती है और फिर अगले ही पल उन्हें दिखाई देता है कि उनके रूम में एक बूढ़ी औरत है जिसने उनकी डोल को अपनी गोद में उठाया हुआ है। ये देखकर वो दोनों इतनी डर जाती हैं कि चिल्ला के वहाँ से भाग जाती हैं। हर रोज़ किसी न किसी फैमिली मेम्बर के साथ ये डरावनी चीज़ें होती रहती हैं और एट द एंड ये सभी डिसाइड करते हैं कि इस नए घर में उनके साथ ईवल एंटिटी तो ज़रूर रहती है। लेकिन ये सब लोग ये चीज़ भी नोटिस करते हैं कि जो स्पिरिट इनके साथ रहती है उसने किसी भी फैमिली मेम्बर को ना तो पोजेस किया और ना मारा, वो बस इन सभी को डरा रही है। इसके पीछे का रीज़न भी हमें आगे चल के पता चलने वाला है। सीन शिफ्ट होते हैं, हम एड और लॉरेन को देखते हैं जिनकी बेटी जूडी अब 22 साल की हो चुकी है। साथ ही वो एक लड़के को डेट भी कर रही है जिसका नाम की टोनी होता है। टोनी पहले पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता था, लेकिन उसने वो जॉब छोड़ दी। फिलहाल वो अनएम्प्लॉयड होता है। इसके बाद हमें पता लगता है कि आज एड का बर्थडे है जिसमें सभी गेस्ट आए हुए हैं। साथ ही वहाँ पर फादर गॉर्डन भी आए हुए थे जो कि एड और लॉरेन के काफ़ी करीब होते हैं। और यहाँ पर जूडी ने अपने बॉयफ्रेंड को भी बुलाया हुआ था। जूडी टोनी को फादर गॉर्डन के साथ साथ अपने मॉम डैड से मिलवाती है और उसकी मॉम और फादर गॉर्डन तो टोनी से मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन एड को यहाँ पर उतनी खुशी नहीं होती क्योंकि उससे टेंशन थी कि पता नहीं टोनी कैसा लड़का होगा, वो उसकी बेटी को खुश रख भी पाएगा या नहीं। जूडी यहाँ पर किसी काम के लिए अपने रूम में आई थी, लेकिन वहाँ मिरर में वो एनाबेल डोल को देखती है जिसे देखकर वो काफ़ी डर गई थी। लेकिन तभी वहाँ टोनी भी आ जाता है जो कि जूडी को संभालता है और उसे नीचे ले आता है। अब नीचे आकर टोनी जूडी को प्रपोज करता है जिससे वॉरेन फैमिली काफ़ी खुश थी और जूडी भी हाँ बोल देती है। सेलिब्रेशन के बाद हम फादर गॉर्डन को देखते हैं जो कि वहाँ पर किसी काम के लिए भी आए थे। अब वो एड और लॉरेन से बात करते हैं। वो उन्हें स्मर्ल फैमिली के साथ हो रही अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में बताते हैं। फादर गॉर्डन उन्हें बोलते हैं कि तुम दोनों को ही अब उस फैमिली की हेल्प करनी होगी। इस पर एड तो फौरन मान जाता है, लेकिन लॉरेन नहीं मानती। वो बोलती है कि हम इस काम को छोड़ चुके हैं और अब हम दोबारा से अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के करियर को शुरू नहीं करना चाहते क्योंकि इससे हमारी फैमिली पर भी असर पड़ सकता है। सुनकर फादर गॉर्डन वहाँ से चले जाते हैं। अब दोबारा से सीन शिफ्ट होते हैं स्मर्ल फैमिली पर। रात को जब जैक सो रहा था तो उसे किसी के होने का एहसास होता है और वो स्पिरिट उसे ऊपर हवा में उड़ाकर उसका गला दबाने लग जाती है। जैक के मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल पाती। इसके बाद हम जैक की बड़ी बेटी हैदर को देखते हैं जो कि अपने रूम में अपने बर्थडे की क्लिप देख रही थी। वो देखती है कि उसके बर्थडे की क्लिप में उसे अपने पास एक स्पिरिट दिखती है जिसने कि उसके फूंक मारने से पहले ही ब्लो करके सभी कैंडल्स को बुझा दिया। उसे देखकर वो बहुत डर गई थी और जैसे ही वो अपने पीछे मुड़ के देखती है तो उसे वही स्पिरिट दिखती है जो कि एक बड़े बालों वाला आदमी होता है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। इसे देखकर वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है।
ये चीख सुनकर जेनेट जाग जाती है। जागते ही वो देखती है कि किसी ने उसके हस्बैंड को हवा में उड़ाया हुआ है। वो जल्दी से अपने हस्बैंड को बचाती है और इसके बाद सभी मिलकर हैदर के पास जाते हैं और सारी फैमिली के इकट्ठा होने से स्पिरिट वहाँ से भाग जाती है। अब ये सभी लोग बहुत डर गए थे। अगले दिन ये मीडिया वालों को इकट्ठा करते हैं और अपने साथ हो रही सारी बातों को मीडिया वालों के सामने बताने लगते हैं। जेनेट उन्हें बताती है कि हमारे घर में रह रही स्पिरिट्स को हम 8 के 8 फैमिली मेंबर्स ने देखा है और 8 के 8 लोग हेलोसिनेट नहीं कर सकते। ये सब सच है। दूसरी तरफ टोनी के जूडी को प्रपोज करने के बाद उन दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। फिक्स होने के बाद अब जूडी अपनी फैमिली के साथ अपनी शादी की ड्रेस बनवाने के लिए जाती है। जैसे ही वो ट्रायल रूम में अपनी ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है तो उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और अगले ही पल उसे वहाँ पर वही बुढ़िया दिखाई देती है। स्मॉल फैमिली की ट्विन सिस्टर्स ने भी देखा था और हम समझ जाते हैं कि स्मॉल फैमिली में जो स्पिरिट थी वो वॉरेन फैमिली से भी रिलेट करती थी और ये कैसे ये हम मूवी में आगे जानेंगे। और वहाँ पर तभी लॉरेन आ जाती है और अपनी बेटी को बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीडिया वालों के सामने जो कुछ भी उन्होंने बोला था उसे सुनकर फादर गॉर्डन वहाँ पर उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। जैसा कि फादर गॉर्डन ने ये सब कुछ लॉरेन और एड को भी बताया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए अब वो खुद ही उनकी मदद करने का डिसाइड करते हैं। फादर गॉर्डन अब स्मॉल फैमिली के साथ उनके घर आ जाते हैं और वो महसूस करते हैं कि यहाँ पर जो इविल एंटिटी है वो बहुत खतरनाक है और वो अकेले इससे डील नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने फ्रेंड की हेल्प लेने का डिसाइड करते हैं। अपने फ्रेंड से मिलने के लिए वो उसके घर जाते हैं तो उसे पता लगता है कि वो किसी काम से बाहर गए हैं, इसलिए फादर गॉर्डन उनका वेट करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन उन्हें फिर वहाँ पर महसूस होता है कि वो इविल एंटिटी उनका पीछा करते करते अब उनके फ्रेंड के घर तक आ चुकी है और अगले ही पल वो इविल एंटिटी फादर गॉर्डन को एक तार से लटकाकर मार डालती है। अब वॉरेन फैमिली को भी ये पता लगता है कि फादर गॉर्डन नहीं रहे, इसलिए एड, लॉरेन और जूडी उनके फ्यूनरल पर आते हैं। अब उनके फ्यूनरल पर आकर उनकी बॉडी को टच करती है तो उसे हेलोसिनेशन होने लगता है। उसे वही सीन्स दिखने लगते हैं जो कि उस स्पिरिट से जुड़े हुए थे जिसने फादर गॉर्डन को मारा था। उसे देखकर वो बहुत डर गई थी और इन सभी बातों का पता लगाने के लिए अब वो उनके फ्रेंड से पूछती है कि लास्ट टाइम फादर गॉर्डन मरने से पहले कहाँ गए थे। उसका फ्रेंड बताता है कि वो स्मॉल फैमिली के घर गए थे। अब जूडी बिना किसी को बताए अपने सवालों का जवाब जानने के लिए स्मॉल फैमिली के घर में चली जाती है। अब जैसे ही एड और लॉरेन को ये पता लगता है कि उनकी बेटी गायब है और वो कहाँ गई है तो वो लोग भी फ़ौरन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। वहाँ जाकर वो जैक और जेनेट की पूरी फैमिली से मिलते हैं। अब जैक और जेनेट को ये लगता था कि ये दोनों उनकी हेल्प करने के लिए आए हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। वो तो बस वहाँ पे अपनी बेटी को लेने के लिए आए थे और जब वो जूडी को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं तो जूडी उनके साथ जाने से मना कर देती है। वो उन्हें बोलती है कि आप लोग आज तक सबकी हेल्प करते आए हैं तो क्या हमें स्मॉल फैमिली की हेल्प नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फादर गॉर्डन भी मरने से पहले इनकी हेल्प करने के लिए ही आए थे। जूडी की ये सारी बातें सुनकर लॉरेन और एड अब स्मॉल फैमिली की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि जूडी अपने बॉयफ्रेंड टोनी को ये बोल रही होती है कि जैसे ही उसने फादर गॉर्डन की ग्रेव को टच किया तो उसे वहाँ पर एक इविल एंटिटी का एहसास हुआ, मानो वो उसे स्मॉल हाउस में बुला रही हो। अब उसे हर वक्त ऐसा महसूस होता है कि वो स्पिरिट उसे यहीं पर रोक के रखना चाहती है और इसी के साथ हम लोग भी समझ जाते हैं कि ये जो भी स्पिरिट थी इसने आज तक स्मॉल फैमिली को इसलिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि इनका मेन इंटेंशन तो यहाँ पर जूडी को बुलाना था। उसके बाद लॉरेन अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करती है। वो बारी बारी से घर के हर हिस्से में जाकर इन्वेस्टिगेट कर रही थी। अब वो एक रूम में जाती है जहाँ उसे एक स्पिरिट का हाथ भी दिखता है और वो महसूस कर पा रही थी कि इस घर में एक स्पिरिट नहीं है बल्कि कई सारे स्पिरिट हैं। और इसके साथ जब वो बेसमेंट में जाती है तो उसे वहाँ पर बहुत डरावनी आवाज़ें आती हैं जिन्हें सुनकर वो काफ़ी डर जाती है और इसके साथ ही उसे पूरी कहानी का पता भी लगता है। अब वो पूरी कहानी आके एड को बताती है।
कहानी बताना शुरू करती है कि असल में इस घर में पहले एक आदमी, उसकी वाइफ और उसकी वाइफ की मदर रहती थी। और वो आदमी बहुत ज़्यादा जुल्म करता था अपनी बीवी पर। उसके जुल्मों से तंग आकर उसकी बीवी का बाहर किसी और से अफेयर स्टार्ट हो गया। और जब उसके अफेयर के बारे में उसके पति को पता लगा तो वो बहुत गुस्सा हो गया। वो गुस्से में उस पर हमला करने के लिए भागा। उससे डरते हुए उसकी बीवी बेसमेंट में जाकर छिप गई। अब बेसमेंट में उसकी बीवी के साथ उसकी मदर भी होती है, लेकिन वो आदमी इतना गुस्से में था कि वो कुल्हाड़ी लेकर बेसमेंट में ही पहुंच गया। और कुल्हाड़ी से उसने अपनी बीवी को और उसकी बीवी की मदर को दोनों को काट डाला। और इसके बाद खुद उसने सुसाइड कर लिया। यहाँ एड कहता है कि तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने कई सारी आत्माओं को काबू किया है, तो यहाँ तो सिर्फ 3 ही हैं। इस पर लोरेन बताती है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर इन तीनों आत्माओं के साथ कोई और भी पावरफुल एंटिटी है। जो क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उसे महसूस कर पा रही हूँ। और असल में ये एंटिटी इतनी पावरफुल है कि इन तीनों स्पिरिट का यूज़ करके इन सब लोगों को डरा रही थी। और वो पावरफुल एंटिटी इन तीनों को कंट्रोल किए हुए है। दोनों को पूरी कहानी तो समझ आ जाती है, लेकिन एक चीज़ उन्हें अब भी परेशान कर रही थी, और वो ये थी कि इस इविल एंटिटी ने अभी तक इस घर में किसी को पोजेस क्यों नहीं किया है। क्योंकि आज तक उन्होंने जितने भी केसेस सोल्व करे थे उसमें ऐसा ही होता था कि इविल एंटिटी सामने तभी आती थी जब वो घर में किसी न किसी को पोजेस करती थी। लेकिन ये वाला केस अलग था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूडी को उसकी मदर लोरेन ऊपर बुलाती है, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि लोरेन तो एड के साथ घर से बाहर खड़ी थी। मतलब जो भी जूडी को बुला रहा था वो वही इविल स्पिरिट थी जिसने कि सब कुछ कंट्रोल में किया हुआ था। इसके बाद जूडी ऊपर जाती है तो ऊपर जाकर वो वही मिरर देखती है जैसे कि कहानी के स्टार्टिंग में लोरेन ने देखा था। जूडी जाकर उस मिरर को टच कर देती है और मिरर को टच करते ही आसपास की चीज़ें हिलने लगती हैं और उसके ऊपर लिखा आता है कि मिस मी। मिस मी को देखते ही जूडी सबसे पहले एनाबेले का नाम लेती है, क्योंकि अगर आपने एनाबेले मूवीज़ देखी हो तो मिस मी वही कहती थी। उसे देखकर जूडी बहुत डर गई थी और वो जैसे ही पीछे आती है तो उसे वहाँ पर एनाबेले डोल दिखाई देती है जो कि साइज़ में बड़ी होती जा रही थी और वो जूडी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर जूडी इतना ज़ोर से चिल्लाती है कि उसकी चीख सुनकर उसके पेरेंट्स भागते हुए वहाँ तक आते हैं। जूडी यहाँ हुई सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताती है तो इस पर लोरेंस जाकर उसी मिरर को देखती है और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करती है। लोरेन देखती है कि जब उसने फर्स्ट टाइम मिरर को टच किया था तो उसे उसके अंदर किसी इविल स्पिरिट का एहसास हुआ था, लेकिन अब वो सेकेंड टाइम उसे टच कर रही है तो उसे कुछ भी फील नहीं होता। और ये बात हमें भी काफ़ी अजीब लगती है। एक सीन में जूडी बहुत जोर जोर से खांसने लगती है और हम समझ जाते हैं कि जूडी के साथ ज़रूर कुछ न कुछ गलत तो हुआ ही है। उसे देखकर जैकब कहता है कि सारे फसाद की जड़ ये मिरर है और मैं इस मिरर को अब अपने घर के म्यूजियम में रख दूंगा, क्योंकि वहाँ रखने के बाद मैं इस इविल स्पिरिट को कंट्रोल भी कर सकता हूँ। जाहिर सी बात है इस काम को वो अकेले नहीं कर सकता, इसलिए टोनी और जैक भी उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जैक उन्हें बताता है कि हमें इस मिरर को टच नहीं करना है, इसलिए हम ग्लव्स पहन के इसे उठाएंगे और किसी को भी मिरर के अंदर नहीं देखना है, इसलिए हम इस मिरर को पूरे तरीके से कवर कर लेंगे। घर के दरवाजे के सामने गाड़ी लेकर आता है जिसमें कि वो उस मिरर को रख के ले जाने वाले थे और जैक और एड मिरर को उठाते हैं, लेकिन मिरर के सामने से थोड़ा सा कपड़ा हट जाता है, जिसके बाद जैक उस मिरर के अंदर देख लेता है और उसे मिरर के अंदर वही स्पिरिट दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत डर गया था और उसके हाथ से वो मिरर छूट गया था। साथ ही टोनी को भी उस ओल्ड लेडी की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसे देखकर वो भी बहुत ज़्यादा डर गया था। के मारे वो गाड़ी से अपना कंट्रोल खो देता है और उसकी गाड़ी हिट हो जाती है। इसके बाद लोरेन अपनी बेटी को ढूंढती है। उसे दिखता है कि जूडी घर के कोने में बैठी हुई है। लोरेन उसके पास जाती है तो उसे सुनाई देता है कि जूडी अजीब सा गाना गा रही है और जब वो उसका फेस देखती है तो समझ जाती है कि उसकी बेटी पोजेस हो चुकी है। और अब उसे ये बात भी समझ में आ जाती है कि क्यों उस एंटिटी ने आज तक इस घर में किसी को भी पोजेस क्यों नहीं किया, कि वो तो इतने टाइम से जूडी का इंतज़ार कर रही थी और उसने इसकी बॉडी को तभी चूज़ कर लिया था जब ये लोरेन के पेट में थी। और अब वो स्पिरिट अपनी असली आवाज़ में बोलती है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने इसके इंतज़ार में बहुत साल गुजारे हैं।
अब मैं इसे अपने साथ ही ले जाने वाली हूँ। और अब जूडी अजीब से तरीके से अपनी मोम की साइड आती है और उसे धक्का देकर गिरा देती है। इसके बाद जूडी पूरी फैमिली के सामने आती है, जहाँ पर सभी लोग समझ गए थे कि ये पोजेस्ड है और उनका डॉग जूडी पर भौंकने लगता है, जिसके बाद जूडी उसे हवा में उड़ा देती है और दूर फेंक के मारती है। अब एड उसे कहता है कि तुम इस स्पिरिट से फाइट कर सकती हो। एड की ये बात सुनकर जूडी उसे जोर से धक्का मारती है, जिससे एड की चेस्ट में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। अब वहाँ टोनी आता है। अंदर आके वो देखता है कि लोरेन के ऊपर वो कुल्हाड़ी वाली स्पिरिट हमला कर रही है। वो फौरन लोरेन को बचाता है। थोड़ी देर बाद एड को होश आता है और वो स्मॉल फैमिली को बोलता है कि तुम सब लोग फौरन यहाँ से बाहर चले जाओ। इसके बाद जैक अपनी फैमिली को लेकर बाहर चला जाता है और अब घर में सिर्फ एड, लोरेन, जूडी और टोनी बचता है। अब लोरेन टोनी को बताती है कि जिस इवल स्पिरिट ने अभी जूडी को पोजेस किया है, दरअसल वो हमारे पीछे सालों से पड़ी थी। बात सुनकर एड लोरेन से फौरन अपनी बाइबल मंगवाता है, ताकि वो एक्सोर्सिज्म करके उस इविल एंटिटी को जूडी से अलग कर सके। अब वो बाइबल लेकर जैसे ही ऊपर वाले कमरे में जाते हैं, तो वहाँ जाकर देखते हैं कि जूडी ने अपने आप को रस्सी से लटका रखा है और असल में जूडी से ये सब कुछ वो इविल एंटिटी करवा रही थी कि इससे जूडी मर जाए और उसके सोल को वो अपने साथ ही ले जाए। तभी एड अपना एक्सोर्सिज्म शुरू करता है। वो बाइबल को जोर जोर से पढ़ने लगता है। टोनी और लोरेन सही टाइम पे जूडी को नीचे उतार लेते हैं। नीचे उतार कर वो देखते हैं कि जूडी की सांसें नहीं चल रही थी, जिसके बाद वो उसकी चेस्ट पर जोर जोर से पंप करते हैं और जूडी वापस से जिंदा हो जाती है। अब लोरेन देखती है कि वो इविल एंटिटी मिरर से उन्हें देख रही है और इसके बाद वो अपने कंधे पर उस एंटिटी का हाथ भी फील करती है। यहाँ एड की चेस्ट में बहुत तेज पेन होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो खुद को संभालता है और बाइबल को पढ़ना कंटिन्यू रखता है। इविल एंटिटी जूडी की बॉडी से बाहर निकल के मिरर में चली जाती है और इसके बाद मिरर हवा में उड़ने लगता है। इसे देखकर भी एड बिल्कुल नहीं डरता और अपनी बाइबल को जोर जोर से पढ़ रहा था। इन सब से वो इविल एंटिटी काफी कमजोर हो गई थी। जिस बाइबल को पढ़ रहा था उसमें अचानक आग लग जाती है और ये आग उस इविल एंटिटी ने लगाई थी, ताकि वो अपना एक्सोर्सिज्म रोक दे, जिससे उस इविल एंटिटी की जान बच जाए। लेकिन एड फिर भी नहीं रुकता और वो उस जलती हुई बाइबल को मिरर से चिपका देता है। इससे वो इविल स्पिरिट बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और अब जूडी और लोरेन भी अपने हाथ से उस मिरर को टच करती है। इससे उन तीनों की पवित्र आत्मा से वो इविल एंटिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और उस मिरर में पूरे तरीके से क्रैक्स पड़ गए थे और एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। इससे हमें पता लगता है कि वो इविल एंटिटी अब फाइनली यहाँ से जा चुकी है। अब एड उस मिरर को उठाता है और अपने म्यूजियम में रख देता है। इन सब से स्मॉल फैमिली पर काफ़ी बुरा असर पड़ा, लेकिन इसके बाद भी 3 साल तक वो उसी घर में रहे। लेकिन उस दिन के बाद से उन पर कोई भी खतरा नहीं आया। अब हम वॉरेन फैमिली को देखते हैं। हाँ, एड टोनी को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने डॉटर का हाथ उसके हाथ में रख देता है और इसके बाद अपने म्यूजियम की चाबी भी वो टोनी को ही सौंप देता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम टोनी और जूडी की शादी को देखते हैं। इसी के साथ इस कॉन्जरिंग सीरीज की लास्ट मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर मैं अपनी साइड से ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो मुझे जितना वेट था इस मूवी का, जितना हाइप बनाया हुआ था, उसके हिसाब से मूवी बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। ये कॉन्जरिंग सीरीज की लास्ट मूवी थी, तो उसके हिसाब से इसमें हॉरर सीन की बहुत कमी थी। साथ ही स्टोरी लाइन भी काफ़ी ऑर्डिनरी थी, लेकिन इसमें एड और लोरेन की एक्टिंग बड़ी कमाल की थी। ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहें। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।